सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषाम् अष्टमी कक्षायाः संस्कृत रुचिरा पाठने आप सभी का 8वीं कक्षा की संस्कृत रुचिरा पुस्तक के पाठन में स्वागत है। आज हमें एकादशः पाठः पढ़ना है। पाठ का नाम है सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले, हम सभी को पता है कि हमारा जो देश है यह महापुरुषों का देश रहा है। पुराने समय से लेकर के भारत को विश्व गुरु की उपाधि प्राप्त थी। कुछ समय से भारत में पिछले 2-3 हजार सालों से कुछ समस्याएं आईं और वह समस्याएं यह थीं कि भारत में अनेक आक्रमण हुए और उन आक्रमणों के फलस्वरूप हमारी बहुत सी चीजें लुप्त हो गईं, क्योंकि आए दिन आक्रमण का प्रतिकार करना होता था। ऐसी स्थिति में हम शिक्षा में अथवा विकास में अथवा समृद्धि में सही ध्यान नहीं दे पाते थे और इस कारण से हमारे यहाँ की शिक्षा प्रणाली प्रायः धीरे धीरे लुप्त होती चली गई और भारत में मुस्लिम शासन के आने के बाद से वहाँ महिलाओं की शिक्षा पर भयंकर प्रभाव पड़ा। वहीं से हमारे यहाँ बाल विवाह की परंपरा शुरू हो गई और अनेक प्रकार की कुरीतियां आईं। कुछ दिनों बाद जब भारत में अंग्रेजों का आना हुआ तो अंग्रेजों की एक विशेषता यह रही कि अंग्रेज जो है तो धार्मिक रूप से नहीं मानसिक रूप से प्रतिकार करते थे और इसलिए वह मानसिक क्षति पहुंचाना चाहते थे। इसलिए बल प्रयोग प्रायः कम हो गया तो लोगों को थोड़ा सा सुरक्षा महसूस हुई और ऐसे ही सुरक्षा की दृष्टि जब आई तो लोगों के सामने शिक्षा की बात आई कि हमें शिक्षा भी चाहिए और इसलिए महिलाओं को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो इस पाठ में हम कुछ चीजें समझेंगे कि भारत में महाराष्ट्र हमारा जो प्रांत है, महाराष्ट्र प्रांत में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए सावित्रीबाई फुले नाम की एक महिला हुई, महामानुष हुई, जिन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार में बड़ा योगदान दिया। हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। कई बार पाठों में कुछ चीज़ें बढ़ा चढ़ा करके बोल दी जाती हैं, लिख दी जाती हैं, लेकिन पढ़ने के साथ साथ हमें अपने दिमाग को भी खुला रखना चाहिए। व्यक्ति को कुछ भी समझने के लिए अपने आँख, कान और दिमाग खुला रखना चाहिए। इसलिए हमें पढ़ने के साथ साथ सोचना भी है। पाठ में हम पढ़ेंगे कि सावित्रीबाई फुले जिन्होंने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका थी और शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें कई बार प्रतिकार का भी सामना करना पड़ा। कुछ दुष्ट प्रकृति के लोग भी समाज में होते हैं, कुछ अच्छे प्रकृति के लोग भी होते हैं। न तो समाज में हमेशा से सभी दुष्ट थे और न ही समाज में हमेशा से सभी साधु थे। आज भी हमारे समाज में कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे भी हैं और यही कहानी पहले भी थी। हालांकि आज हम जो अपना इतिहास देखते हैं उसमें केवल बुरा ही देखते हैं, बुरा ही सुनने को आता है, अच्छे का प्रचार नहीं होता। और
इसलिए हमको पाठ में पढ़ने को मिलता है कि जब यह विद्यालय प्रारंभ की तो बहुत से लोग इनको जब घर से चलती थी तो पत्थर मारते थे और उनके ऊपर गोबर अथवा कचरा डाल देते थे, धूल फेंक देते थे। लेकिन फिर भी सावित्रीबाई फुले अपने विद्याध्यापन के कार्य से, प्रशिक्षण या शिक्षा देने के कार्य से विमुख कभी नहीं हुई। कुछ लोग करते रहे होंगे, ये सच है, लेकिन सभी करते थे ऐसा नहीं है। कोई ना कोई समाज में ऐसे भी रहे होंगे जो उनके सहयोगी रहे होंगे, क्योंकि यदि ये मान लिया जाए कि सभी विरोधी ही थे तो संभव नहीं है। भाई हमें विरोध ही करना था तो हम अपने बच्चे को नहीं भेजते, तो कैसे पढ़ाती। तो एक विषय ये भी है, परंतु हमें फिर भी किसी महापुरुष का अथवा किसी महामानव का सम्मान करना चाहिए और पाठ को भी हमें समझना है। तो पाठ को समझने के लिए हम लोग चलते हैं स्क्रीन की तरफ और जानते हैं सावित्रीबाई फुले के जीवन काल को। एकादशः पाठः सावित्रीबाई फुले। कहता है शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और भी ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातस्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। तो चलते हैं, देखते हैं पाठ में। कहता है, इस चित्र को ध्यान से देख लेंगे। अब आगे आता है, कहता है ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यतु। ऊपर बने हुए चित्र को देखिए। इदम चित्रम कस्याचित् पाठशालायाः वर्तते। देखें, इदम चित्रम, यह चित्र कस्याचित् पाठशालायाः वर्तते, किसी पाठशाला का है। इयं सामान्या पाठशाला नास्ति। इयं, यह सामान्य पाठशाला नास्ति, यह कोई साधारण पाठशाला नहीं है। इयमस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। यह है महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला। तो इयमस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला कन्या पाठशाला, प्रथमा कन्या पाठशाला। यह है महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती। एक शिक्षिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है। मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलिं क्षिपति। रास्ते में कस्यचित् कोई तस्याः उपरि धूलिं, उसके ऊपर धूल फेंकता है, कचरा फेंकता है, धूल डालता है। कश्चिच्च, और कोई प्रस्तर खंडान क्षिपति, और कोई पत्थर के टुकड़े फेंकता है। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलति। लेकिन वह महिला अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती। स्वविद्यालये कन्याभिः सविनोदम आलपन्ति, सा अध्यापने संलग्ना भवति। अपने विद्यालय में
कन्याभिः सह, कन्याओं के साथ में सविनोदम आलपंती, प्रेम पूर्वक हंसते हुए मुस्कुराते हुए बात करती है, और अध्यापने संलग्ना भवती, और अध्यापन में पढ़ाने में जुटी रहती है। तस्याः स्वकीयम् अध्ययनम् अपि सहैव प्रचलति, तस्याः उसका स्वकीयम् अध्ययनम् अपि अपना खुद का अध्ययन भी साथ ही चल रहा है। केयम महिला का, इयम महिला, यह महिला कौन है? अपि यूयम इमाम महिलाम जानीत, क्या आप लोग इस महिला को जानते हैं? इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया, यही है महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नाम की। जनवरी मासस्य तृतीये दिवसे 1388 ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। जनवरी महीने के तीसरी तारीख को 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नाम के स्थान में सावित्री का जन्म हुआ। तस्याः माता लक्ष्मीबाई, पिता च खंडोजी इति अभिहितौ। उसकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी ऐसा बताया जाता है। उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई था, लेकिन ध्यान रखेंगे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नहीं है, यह दूसरी लक्ष्मीबाई हैं, और पिता खंडोजी कहे जाते थे। नववर्ष देशीया सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता। जब यह 9 वर्ष की हुई, उस समय इनका विवाह ज्योतिबा फुले के साथ में हो गया। सोपि तदानीं 13 वर्षकल्पः एव आसीत्, और वह भी यानी ज्योतिबा फुले भी उस समय 13 वर्ष की उम्र के ही थे। यतो हि सः स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्, अतः सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। क्योंकि ज्योतिबा फुले महोदय स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, अतः सावित्री के मन में स्थित अध्ययन की अभिलाषा, सावित्री के मन में बैठी हुई जो शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा थी, वह उत्साह प्राप्तवती और भी उत्साहित हो गई और भी बढ़ गई। इतः परम साग्रहम् आंग्लभाषया अपि अध्ययनं कृतवती। इतः परम, इसके बाद, सा वह आंग्ल भाषायाः अपि अंग्रेजी का भी अध्ययन किया। इसके बाद उसने अंग्रेजी का अध्ययन भी किया और अष्टचत्वारिंशत्तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। 1848 ईस्वी में पुणे नगर में
ज्योतिबा फूले महोदय के साथ मिलकर के सावित्री बाई ने कन्याओं के लिए पहला विद्यालय आरंभ किया। तदानीं सा केवलं सप्तदश वर्षीया आसीत्। उस समय वह केवल 17 वर्षीया आसीत्। उस समय वह केवल 17 वर्ष की थी। 51 ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। 1851 में छुआछूत के कारण तिरस्कृत बालिकाओं के लिए उसने अलग से एक विद्यालय प्रारंभ किया। सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरं विरोधम अकरोत्। सावित्री बाई ने सामाजिक कुरीतियों का प्रखर विरोध किया। विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापितैः मिलिता। फलतः केचन नापिताः अस्यां रूढौ सहभागिताम् अत्यजन्। उस समय एक परंपरा थी, विधवाओं का सिर मुंडवा दिया जाता था। तो कहता है विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय, विधवाओं का सिर मुंडन ना हो इसके लिए, उसको रोकने के लिए सा साक्षात् नापितैः मिलिता, वह साक्षात नाइयों से मिली। फलतः केचन नापिताः, और परिणाम यह हुआ कि कुछ नाई अस्यां रूढ़ौ सहभागितां अत्यजन, इस रूढ़ी में अपनी सहभागिता छोड़ दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टं यत् कूपं निकषा शीर्णवस्त्रावृताः तथा कथिताः निम्न जातीयाः काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म। एक बार सावित्री बाई ने मार्ग में देखा कि कुछ महिलाएं जो कुएं के पास पुराने फटे वस्त्रों में, जिनको उस समय लोग निम्न जाति की महिलाएं कहते थे, वह जल पीने के लिए मांगती थी। उच्च वर्गीयाः उपहासं कुर्वन्तः कूपात् जलोद्भरणम् अवारयन्। और तो उच्च वर्गीय महिलाएं उनका उपहास करते हुए उन्हें जल भरने से रोक रही थी। सावित्री एतत् अपमानं सोढुं न शक्नोत्। सावित्री यह अपमान नहीं सह सकी और सा ताः स्त्रियः निज गृहं नीतवती, और वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। तडागम दर्शयित्वा कथयत्, और तालाब दिखा करके कहा यत् कि यथेष्टम जलम नयत, जितना चाहो उतना जल ले जाओ। सार्वजनिकोऽयं तडागः, अयं तडागः सार्वजनिकः, यह तालाब सार्वजनिक तालाब है। अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, और इस तालाब से जल भरने में जाति का कोई बंधन नहीं है। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा सर्वथा
समर्थित। उसने मानवता और स्वतंत्रता का पक्ष हमेशा और हर प्रकार से लिया। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फूले दंपत्योः अवदानं महत्वपूर्णम्। महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, इन संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपति यानी पति पत्नी, फूले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री बाई अत्यधिक सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यमासीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम्। इस मंडल का उद्देश्य था सताए हुए लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासनकौशलेन संचालितवती। सावित्री अपने प्रशासन कौशल से अनेक संस्थाओं को संचालित किया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च, वह अकाल के समय और प्लेग के समय पीड़ित जनानां अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। पीड़ित लोगों की बिना थके हुए और लगातार सेवा करती रही। सहायता सामग्री व्यवस्थायै सर्वथा प्रयासम अकरोत्। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए सर्वथा प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता। 87 ख्रीष्टाब्दे निधनं गता। महारोग प्रसार काल में यानी महामारी के समय वह लोगों की सेवा करते हुए स्वयं भी असाध्य रोग से ग्रसित हो गई और 1897 ईस्वी में दिवंगत हो गई, यानी उनकी मृत्यु हो गई। साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते। साहित्य की रचना में भी सावित्री बाई फुले महत्वपूर्ण है। तस्याः काव्य संकलन द्वयम वर्तते। उनके 2 काव्य संकलन हैं, काव्य फुले सुबोध रत्नाकर चेति। काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहनावबोधनाय सावित्री महोदयायाः जीवनचरितम् अवश्यम् अध्येतव्यम्। भारत देश में महिलाओं के उत्थान का गहन अवबोधन करने के लिए सावित्री महोदया का जीवन चरित्र अवश्य पढ़ना चाहिए, अवश्य अध्ययन करना चाहिए। यहाँ से पाठ समाप्त होता है। अब हम पाठ के अभ्यास को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।